और आज हम वार्ता सुनने वाले हैं गणपत सिंह सोलंकी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर। साथ ही होंगे फिल्मी जगत के कुछ खूबसूरत से गीत और आपका फेवरेट सेगमेंट तो हम कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल रोजगार सूचना भी होगी आप सभी के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा कार्यक्रम। आज हम एआई पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक हो जाता है कि एआई के बारे में जाने, इसके अर्थ को जाने। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अब तक सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य ही है, और यदि कोई मशीन मनुष्य के इस बुद्धिमत्ता का स्थान ले ले तो इसे एआई कहते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का संक्षिप्त रूप है और हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, रोबोट एक तरीके से एआई का ही उदाहरण है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिनसे आज बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। इन सब के बीच एआई का विस्तार भी किसी से परे नहीं है। यहाँ पर गांधी जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि गांधी जी ने कहा था, नई तकनीक हमारी दिमाग की सोच को बदल देती है और हमें इसे नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। एआई के बारे में और अधिक जानने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास को जानना आवश्यक हो जाता है। चलिए जानते हैं। वर्ष 1943 में प्रस्तावित कृत्रिम न्यूरॉन्स मॉडल के साथ ही एआई का इतिहास शुरू होता है। वर्ष 1949 में डोनाल्ड हेब ने न्यूरॉन्स के बीच संबंध शक्ति को संशोधित करने के लिए एक अद्यतन नियम का प्रदर्शन किया। उनके नियम को अब हेबियन विद्या कहा जाता है। 1950 में अंग्रेजी गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने एक परीक्षण प्रस्ताव रखा, जिसे ट्यूरिंग परीक्षण कहा जाता है। ट्यूरिंग परीक्षण एआई में जांच की एक विधि है जो ये निर्धारित करती है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने में सक्षम है या नहीं। इन नवाचारों के साथ ही 1950 के दशक में एआई का जन्म हुआ। वर्ष 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने डॉर्थमाउथ सम्मेलन में अपनाया। इसी के साथ पहली बार एआई एक अकादमिक क्षेत्र के रूप में उभरा। जॉन मैकार्थी को एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर के भाषाओं के आविष्कारों का भी असर देखने को मिला, क्योंकि उस समय फोर्टेन, कोबोल जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का आविष्कार किया गया था, जिससे एआई के प्रति उत्साह बहुत अधिक था। वर्ष 1956 से 1976 तक के वर्षों को एआई के स्वर्णिम वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय इसके विकास को लेकर प्रारंभिक उत्साह देखने को मिलता है। वर्ष 1966 में शोधकर्ताओं ने ऐसे एल्गोरिथम विकसित करने पर जोर दिया जो गणितीय समस्याओं को हल कर सके। जोसेफ वेई जेनबॉम ने 1966 में पहला चैटबॉट बनाया, जिसे एलिजा नाम दिया गया। वर्ष 1972 में पहला बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रोबोट जापान में बनाया गया। यानी एआई के विकास में उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसके सामने एक संकट खड़ा हो गया। वर्ष 1970 से लेकर 1980 तक का एआई का इतिहास एआई सर्दी के नाम से जाना गया। शोधकर्ता सरकार से भारी धन से जूझने लगे। एआई सर्दियों के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रचार की भारी मात्रा में रुचि कम हुई। इसके बावजूद एक बार पुनः उछाल का दौर आता है। वर्ष 1980 से लेकर 1987 तक के इतिहास को पुनः गति मिली। वर्ष 1980 में एआई विशेषज्ञ प्रणाली के साथ वापस आया। विशेषज्ञ प्रणालियां प्रोग्राम की गई जो मानव विशेषज्ञों की निर्णय लेने की क्षमता का अनुकरण करती है। इसी वर्ष अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 1980 का ये उछाल लंबा नहीं चल पाया और 1987 से 1993 के बीच एआई का इतिहास दूसरी सर्दी के रूप में गुजरा। कुशल परिणाम नहीं देने के कारण शोधकर्ताओं को निवेशकों और सरकारों से धन देना बंद कर दिया। एक्सकॉन जैसी विशेषज्ञ प्रणाली बहुत महंगी थी। ये दौर 1997 में जाकर तब थमा ब्लू ने इतिहास रचा। डीप ब्लू एक कंप्यूटर है जो इसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कोस्परोव को हरा दिया था। एआई के जगत में ये एक ऐसा नवाचार था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक मशीन आदमी के इतिहास को हरा देगी। आदमी कोई साधारण नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ष 2006 में एआई बिजनेस जगत में आता है, जहां निजी कंपनियों ने भी एआई का उपयोग करना शुरू किया। वर्ष 2011 में वॉटसन ने एक क्विज शो जीता, जिसमें उन्हें जटिल सवालों के साथ साथ पहेलियों को भी हल करना था। वॉटसन ने साबित कर दिया था कि वह प्राकृतिक भाषा को समझ सकता है और पेचीदा सवालों को भी तुरंत हल कर सकता है। 2012 में गूगल ने एक एंड्रॉयड ऐप फीचर गूगल नाउ लॉन्च किया, जो उपयोगकर्ता को पूर्वानुमान के रूप में जानकारी प्रदान करने में सक्षम था। आपने गूगल असिस्टेंट के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, गूगल असिस्टेंट मई 2016 में लॉन्च हुआ था।
एआई संचालित गूगल असिस्टेंट का जन्म हुआ था। आज हम अलार्म लगाने से लेकर मौसम देखने तक गूगल असिस्टेंट का सहारा लेते हैं। यानी कुल मिलाकर जब हम इसके इतिहास पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि अब एआई उल्लेखनीय स्तर पर विकसित हो गया है। डीप लर्निंग, बिग डाटा और डाटा साइंस जैसी अवधारणा अब तेजी से चलन में है। इन तमाम क्षेत्रों के अलावा एआई के अनुप्रयोग किसी से परे नहीं है, चाहे वे क्षेत्र दैनिक जीवन से जुड़े हो, गेम से जुड़े हो, स्वास्थ्य से जुड़े हो, ड्राइविंग से जुड़े हो या फिर कृषि से जुड़े हो। इन सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को यदि मैं आप समक्ष रखने जाऊं तो शायद समय ही कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वे अनुप्रयोग जिन्हें हम किसी न किसी रूप में जानते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। आपने ये तो जरूर सुना ही होगा कि आजकल मार्केट में ऐसी कारें उपलब्ध हैं जो स्वचालित रूप से चलने में सक्षम है। हमने जब पहली बार इसके बारे में सुना था तो जरूर आश्चर्य हुआ था, लेकिन एआई के इस जमाने ने ये साबित कर दिया है कि बनी बनाई नहीं बल्कि वास्तविकता है कि ऐसी कारें उपलब्ध हैं जो आकाश में चल सकती हैं। आज मार्केट में ऐसी कई कारें उपलब्ध हैं जो बिना ड्राइवर के चलने में सक्षम है। अभी तक यहाँ पर कारों के चलने का मतलब धरती पर था, लेकिन हाल ही में जापान की एक कंपनी ने घोषणा की कि वह कंपनी एक ऐसी कार बनाने जा रही है जो व्यक्तियों को अब बिना ड्राइवर के आसमान की सैर करवाएगी। गेमिंग क्षेत्र की बात करें तो आजकल कई प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त कंप्यूटर उपलब्ध हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आदमी को भी हरा सकता है। इसके अलावा भी गेमिंग से जुड़े कई किस्से हम आए दिन अखबारों, टेलीविजन आदि के माध्यम से सुनते हैं। क्या आपको पता है वर्तमान में एआई आधारित ऐसे टूल भी उपलब्ध है जो किसानों को ये जानकारी देने में सक्षम है कि किस समय पर कौन से बीज लगाना सही रहेगा। प्रत्येक बुआई के अंत में अगली फसल की बुआई और रोपण के लिए खेत तैयारी आवश्यक है। भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में ट्रैक्टर से खेत तैयार किया जाता है, जिसकी लागत भी अधिक है, लेकिन एआई जैसे नवीनतम टेक्नोलॉजी से यह और आसान हो गया है। अभी हाल ही में देश के कई कोनों में कृषि ड्रोन के परीक्षण हुए हैं। ये ड्रोन फसलों की पैदावार बढ़ाने में वरदान साबित हो रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। भारत अब मानव युक्त मिशन गगनयान लॉन्च करने की तैयारी में है। यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस मिशन में चालक दल का स्थान व्योममित्र नामक रोबोट लेगी। इसके अलावा भी अंतरिक्ष से जुड़े एआई आधारित कई किस्से हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई का वरदान साबित हो रहा है। आजकल नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, इनसे लड़ने के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रहती है। ये सारे किस्से तो एआई के लाभ या यूँ कहें कि एआई के महत्व को स्पष्ट करते हैं, लेकिन क्या इसके कोई नुकसान हैं? आइए जानते हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ ही प्राप्त हो। लाभ के साथ साथ हानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ठीक इसी प्रकार एआई जितनी उपयोगी टेक्नोलॉजी है उतनी चिंताजनक भी। सबसे पहले बात तो ये आवश्यक है कि एआई में मानवीय संवेदनाओं का अभाव होता है। ये तकनीक कितनी भी बुद्धिमत्ता से युक्त हो, लेकिन मानव की होड़ नहीं कर सकती। मानवीय संवेदनाओं के अभाव के कारण कई शोधकर्ताओं का ये अनुमान है कि ये तकनीक आने वाले समय में मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि वर्तमान समय में ये तकनीक ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा एआई तकनीक बेरोजगारी का भी एक बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों आदि जगह पर जहां आदमी की आवश्यकता थी वहां धीरे धीरे इस तकनीक से विकसित रोबोट काम करने लगे हैं। कि एक अध्ययन में सामने आया है कि केवल अमेरिका में ही अगले 2 से 3 दशकों में एआई तकनीक लगभग 1.5 लाख रोजगार को समेट लेगी। इन दोनों पहलुओं को समझने के बाद अब आपके दिमाग में एक विचार आया होगा कि इसका उपयोग कैसे हो। जी हाँ, प्रश्न उठना बिल्कुल वाजिब है। हमें यहाँ पर यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ नकारात्मक पहलुओं के आधार पर इसको उचित तकनीक नहीं माना जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ यह हो सकता है कि इसके प्रयोग के समय इसके नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। यहाँ यह आवश्यक है कि इसके प्रयोग के संबंध में सरकार पर्याप्त कानून कायदे तय करे, जैसा कि हो रहा है। बाकी भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो ये मील का पत्थर साबित हो ही रही है। इसी के साथ अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। धन्यवाद। गणपत सिंह सोलंकी ने बहुत अच्छी तरीके से एआई को डिस्क्राइब किया है। गाँव गाँव और शहर शहर आयोडीन नमक मिले दुकानों पर बेचना